प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज से हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराएंगे। ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको मैं पॉलिटिकल साइंस से नेट या जेआरएफ की जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कराऊंगा। सबसे पहले हम तैयारी करने से पहले जो विगत वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र हैं उनको देखेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। वर्तमान में 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट में। एक आपका विषय का होगा और एक आपका सामान्य होता है, जिसमें आपका रीजनिंग, पर्यावरण, कुछ भागों में आपका हल्का फुल्का राजनीति, कुछ इस प्रकार से शिक्षण अभिरुचि जैसे सवाल आते हैं। तो प्रथम भाग जो है या प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सभी के लिए कॉमन होता है, तो वो तो एक जैसा आएगा। लेकिन जो आपका दूसरा पेपर है राजनीति विज्ञान वाला, इसका ये 22 जनवरी 2017 को आयोजित हुआ एक राजनीति विज्ञान का तृतीय प्रश्न पत्र है। इसको हम देख लेते हैं एक बार कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये केवल सैंपल के लिए है, एक नमूना है आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आता है यूजीसी नेट का। तो आज केवल हम इसको जानेंगे कि पेपर वास्तव में किस प्रकार का होता है, उसका लेवल क्या होता है, इसकी गहराई क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को यूजीसी नेट के। इस प्रश्न पत्र में आपको 75 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न जो होंगे वो 2 अंकों के होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 75 प्रश्न 2 अंकों के, यानी कि 150 अंकों का आपका ये पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का। तो जो 2017 में पेपर आया उसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ये किसने कहा है, राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं, बल्कि यह भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है। ये दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है या इसका क्या अर्थ होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत को बदल सकता है जो वो है। तो देख लीजिए परिभाषा का आकार कितना बड़ा है। तो क्योंकि ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो छोटी छोटी परिभाषाएं इसमें नहीं पूछी जाएंगी, बहुत गहराई से और बड़ी बड़ी परिभाषाएं भी इसमें आपके लिए होंगी। तो पहले प्रश्न को आपको पहले समझना होगा, उसके बाद इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए GH सेबाइन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप से वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। तो ये है पीटर विंच का। आपको नेट निकालने के लिए बहुत गहराई से सभी पुस्तकों को पढ़ना होगा। इतना आसान नहीं है कि हम हल्की फुल्की पुस्तकें पढ़ें और हम कल्पना करें कि हमें बहुत आसानी से नेट का एग्ज़ाम पास हो जाएगा या हम उसको आसानी से पास कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3, कुछ पुस्तकें हैं, उनको मिलाने के लिए कुछ लेखकों के जोड़े दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो जैसे इसमें पहला मिला है आपका जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ने हमेशा न्याय संबंधी सिद्धांतों को दिया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस आपने सुनी होगी, जॉन रॉल्स की एक रचना है। और जो दूसरी पुस्तक है वो भी जस्टिस एज फेयरनेस, ये भी जॉन रॉल्स की है। तो याद रखना है कि न्याय संबंधी सिद्धांत किस किसके हैं, तो आपको जॉन रॉल्स का उत्तर इसमें जस्टिस एज फेयरनेस मिल जाएगा। जो जॉन सी हिरने आई है, इनकी पुस्तक का नाम है द मैक्सिमम प्रिंसिपल। रिचर्ड जे अर्नेंसन है, इनकी पुस्तक का नाम है प्राइमरी गुड्स रिकन्सिडर्ड। एलेक्स कैलिनिकोस जो है, इनकी पुस्तक का नाम है इक्वलिटी ऑफ वर्ट। तो आप सब देख सकते हैं कि पुस्तकें काफ़ी गहराई से पूछी गई हैं। इतना आसान प्रश्न पत्र आपको नहीं लगेगा नेट का। प्रश्न संख्या 4, ये कथन कारण पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है। तो देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। इसमें पहला जो अभिकथन होगा उसको ए के रूप में दिखाया जाएगा और जो तर्क होगा उसको आर के रूप में दिखाया जाएगा। ए को आप कह सकते हैं कि ये कथन है, कोई बात है, कोई वक्तव्य है, और जो आर होगा वो उसका रीज़न होगा, कारण होगा। अब देखिए इसका उत्तर कैसे मिलेगा हमको। लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये हो गया कथन, एक बात हो गई है। अब इसने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसका कारण क्या है, क्योंकि। अब इसको आर को आप क्योंकि मान के चलिए, क्योंकि क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उसकी भौतिक स्थितियाँ। तो जो क्रांति के प्रभावी कारण होते हैं वो होते हैं उत्पादन के विचार, उसकी भौतिक स्थितियाँ नहीं होती। तो क्या ये जो बात हमने कही उसका सही कारण ये आर है, तो इसमें आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा ए आर दोनों सही बात है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी, मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद हैं। धर्म के संदर्भ में के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो जब भी आचार, नैतिकता, धर्म या अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, अपरिग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका अधिकांश प्रश्नों का उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, फिर से सूची को मिलाइए। सिंपोजियम, प्लेटो के संवाद हैं, कुछ 4 संवाद दिए गए हैं। सिंपोजियम का अर्थ क्या होता है, ये है प्रेम की तत्व मीमांसा। बी है फिलेबस,
फिलेबस का अर्थ क्या है या ये किस चीज़ में लागू होता है? तो जो फिलेबस है वो विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करता है। जो सी है टाइमेयस, ये भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र है। और जो रिपब्लिक है वो राजनीति का क्षेत्र है, खास करके न्याय का क्षेत्र है। तो प्रश्न संख्या 6 आपका इसके उत्तर इस प्रकार से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, नीचे फिर से 2 कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहले हमको कथन पढ़ना है, उसके बाद इसके हम कारण को जानेंगे। कथन है, अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। ये कथन हुआ। अब इसका कारण जान लेते हैं कि आखिर ऐसा उसने क्यों कहा। इसका एक कारण है, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो इसमें दोनों बातें सही है। अरस्तु की जो व्यवस्था है वो प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से, क्योंकि प्लेटो दार्शनिक विचारक थे और जो अरस्तु हैं वो यथार्थवादी विचारक थे, इसलिए जो प्लेटो हैं वो राजनीति विज्ञान के जनक नहीं कहलाए, बल्कि वो दर्शन शास्त्र के फिलोसफी के जनक बन गए, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था थी उसमें त्रुटियाँ थी। तो जो आर है वो ए का बिल्कुल सही कथन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर से प्रश्न संख्या 8 उसी प्रकार का है, कारण और अभिकथन वाला। तो इसने फिर से कारण दिया है, मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए और दूसरा निजी नागरिकों के लिए। तो वास्तव में मैकियावेली ने ये बात कही थी, ये बात बिल्कुल सही है। अब ऐसा कहने का उसका कारण क्या था, रीज़न क्या था, आर तर्क क्या था। राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। और ये आपने बात पढ़ी होगी, मैकियावेली ने कहा था कि राजा को जो होता है वो शेर जैसी चालाकी होनी चाहिए और शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी राजा में होनी चाहिए। इसलिए दोनों कथन सही है उसके। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण इसमें होगा। अगला प्रश्न, इसमें निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद के रूप में शामिल किया गया। तो जो उपयोगितावाद है उसका जो दार्शनिक स्वरूप है वो है थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबकि अगर उपयोगितावादी विचारक इसमें पूछे जाएंगे तो इसमें बेंथम, जे.एस. मिल, इसके अलावा शुम्पीटर, ये इसके प्रमुख उपयोगितावादी विचारक होंगे। प्रश्न संख्या 10, कथन है फिर से, कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवाद के रूप में करते हैं, जबकि अन्य उन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो कार्ल मार्क्स था उनको समाजवाद का जनक या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं, ये बात सही है। तो इसका कारण क्या है, आखिर कुछ लोग उसकी व्याख्या आर्थिक नियतिवाद के रूप में क्यों करते हैं। इसका एक कारण है, समस्या उनकी रचनाओं की व्यापकता तथा उनके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार से की है, संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने के में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार है। तो ये जो कथन था ये जॉन लॉक का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, विचारधारा संपूर्ण सामाजिक जीवन विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। तो ये परिभाषा दी थी डेविड मैक्लेलैंड ने, विचारधारा को भ्रमपूर्ण बताया था मैक्लेलैंड ने। प्रश्न संख्या 13, अरविंद की उनकी पुस्तकों को सही क्रम में रखिए कि किसके बाद कौन सी रचना उन्होंने की थी। तो इसका पहला उत्तर होगा लव एंड डेथ, फर्स्ट थी, दूसरा था द लाइफ डिवाइन, उसके बाद थी सावित्री, एलिजेंड एंड ए सिंबल, और चौथी अंतिम पुस्तक थी उनकी एसेज ऑन गीता। तो इसका क्रम इस प्रकार से होगा 1, 2, 4, 3। प्रश्न संख्या 14, उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उदारवाद जो है वो सार्वभौमिकवाद में ये विश्वास नहीं रखता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो समान नैतिक योग्यता होती है वो समान होती है, जबकि आप सभी जानते हैं व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता नहीं होती। सभी व्यक्ति, कोई ईमानदार होता है, कोई ईमानदार नहीं होता। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। तो ये बात कही थी जे.एस. मिल ने, क्योंकि जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा भी कहते हैं। जे.एस. मिल ने एक पुस्तक की रचना की है, उसका नाम है ऑन लिबर्टी। प्रश्न संख्या 60, 1960 में आमंड तथा पावेल के द्वारा एक संरचनात्मक प्रकारवाद का प्रयोग किया गया था।
ये अनुप्रयोग वास्तव में कहाँ से लिया गया था या इसका किसका प्रयोग था ये? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था का ये एक प्रयोग था। डेविड ईस्टन ने 1953 में एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम, 1953 में, और वहाँ से 1960 में आमंड पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद लिया था। आमंड पावेल के अनुसार प्रत्येक जो राजनीतिक संरचना होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रकार अवश्य होते हैं। जैसे अगर हम एक संरचना का रूप लें, एक जैसे आपका हुआ कार्यपालिका, वो एक संस्था है, संरचना है, तो कार्यपालिका का कुछ कार्य होगा, प्रकार्य होगा, तो उसके जो कार्य होंगे वो इससे जुड़े होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है, परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह कथन किसका है? तो अर्थशास्त्र से संबंधित या उपयोगितावाद से संबंधित जो विचार होंगे वो बेंथम के, जे स्मिल के और शुम्पीटर के होंगे, इनको याद रखिएगा। तो इसका आंसर शुम्पीटर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है? तो ये है बहुमतवाद। प्रश्न संख्या 19। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है समाज में बहुत कम अंतर्विरोध है। प्रश्न संख्या 20। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा जाता है क्योंकि यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। ब्रिटेन के जो 2 सदन है उसमें एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन और दूसरे सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। प्रश्न संख्या 21। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर से ए और आर, एक कथन और एक रीजन। हटिंगटन का यह कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एक मध्ययुगीन प्रथा है। ये कथन हटिंगटन ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था? इसका एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्रों में ये 2 भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये बात बिल्कुल सही होगी। प्रश्न संख्या 22। पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्योंकि मानवाधिकारों के संबंध में अनेक संगठन बने हैं और उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। मानवाधिकारों के साथ से जुड़ा हुआ ये कथन है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव किससे हुआ? ये हुआ है नवीन सामाजिक आंदोलनों से। प्रश्न संख्या 24। मॉरिस डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है? तो यह ये बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से। प्रश्न संख्या 25। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जो ये राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था गैब्रियल आमंड ने। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? तो वो है व्यक्तिगत स्थिति निर्धारण, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 27। राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते? तो जो ये प्रगतिवादी विचारक हैं वो आधुनिकीकरण पर बल नहीं देते क्योंकि ये तुलना करने पर तुले होते हैं हमेशा। प्रश्न संख्या 28। आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता कौन है? तो ये है इस समय हटिंगटन। एक परिभाषा भी आधुनिकीकरण की, राजनीतिक आधुनिकीकरण सामाजिक युद्ध का प्रवृत्तिकरण है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्ग को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है? यहाँ अभिजात वर्ग को आप एक तरह से ले सकते हैं एलिट्स के रूप में, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। यह एक व्यवस्थित दलीय प्रणाली है। प्रश्न संख्या 30। मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की स्पष्ट विशेषताएं हैं? तो ये मान्यता और प्रतीक का जो उपयोग किया है सत्ता के संबंध में वो किया है मैक्स वेबर ने, और मैक्स वेबर ने सत्ता के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत सत्ता, करिश्मा प्रधान सत्ता और वैधानिक सत्ता। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो इस समय करिश्मा प्रधान सत्ता के रूप में नरेंद्र मोदी एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में भारत में प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। प्रश्न अगला देख लीजिए 31वां। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या ए, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। ये वाला कथन इसमें सही नहीं है। बाकी सभी प्रश्नों के जो ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न संख्या 32। उत्प्रेरण लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्प्रेरण किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है, ये बात गलत है। जबकि उत्प्रेरण में निम्न कोर्ट से हाई कोर्ट जो उच्चतर कोर्ट होगा उसमें हम लेख को या वाद को भेजते हैं। प्रश्न संख्या 33। किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया था? तो ये क्या था? विनीत नारायण बनाम भारत संघ के केस में।
प्रश्न संख्या 34, पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये क्या था? ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के ऊपर। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे 1985 से के दशक में। अगला प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से ये किसने कहा था कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। प्रश्न संख्या 36, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये है पंजाब से। प्रश्न संख्या 37, जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता का समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दिलीप पांडवा गावकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीके थुंगन समिति के गठन के संबंध में सही है? तो जिला आयोजना के में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना ये थुंगन समिति के गठन से संबंधित नहीं है, जबकि थुंगन समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में गठित की गई थी। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये 1964 में बनी थी। अगला प्रश्न संख्या 40, जोड़े मिलान करने हैं। रुदल बनाम बिहार राज्य जो केस है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मौद्रिक मुआवजा दिया जाना। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल केस, इसका संबंध जीवन के अधिकार से है, अनुच्छेद 21 से, राइट ऑफ लाइफ का। भारत संघ बनाम नवीन जिंदाल विवाद का संबंध जो है वो चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्व वृत्त जानने का अधिकार है, अर्थात उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को जानने का अधिकार है। और जो डी है इसमें भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका जो संबंध है वो आपका है सी का उत्तर है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ये तिरंगा फहराने के अधिकार से जुड़ा है। और जो भारत संघ बनाम डी है, डी का 2 होना चाहिए, भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका जो आंसर है वो है चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्व जानने का अधिकार। इसका ए ऑप्शन सही है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन किया? विकास के भारतीय मॉडल के रूप में इसे विकसित किया था, ये थे रजनी कोठारी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 42, जोड़े मिलाइए फिर से। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट, ये 2011 की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की स्थापना 2010 में हुई थी। और अगर आपसे इस बार पूछा है कि राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो वो अभी की गई थी, इसी आपकी 17वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थे फ्रेंसाइन फ्रैंकल और MSA राव। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य सरकार द्वारा किए जाने का विरोध किया था? तो ये था दिनेश गोस्वामी समिति ने। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है? तो वह है द ट्रिब्यून। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से ये विचार किसका है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? तो ये गुलिक, साइमन, थॉमसन और फेयल, सभी का लगभग यही विचार है। प्रश्न संख्या 47, लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीति शासन के द्विविभाजन का युग कहा गया? तो ये कहा गया प्रथम चरण को। अगला प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषता है? तो जो नवीन लोक प्रबंधन है इसकी जो विशेषता है वो है 1, 2 और 3, यानी कि नागरिकों का सशक्तिकरण करना, लोक नौकरशाही की नियुक्ति करना, लागत में कटौती करना, ये इसके उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 49, मानव संबंध सिद्धांत में स्क्वीलर क्या है? तो वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है या चुगली करता है, उसको स्क्वीलर कहते हैं। प्रश्न संख्या 50, फिर से जोड़े मिलाइए। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का लेखक कौन है? ये है हर्बर्ट साइमन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये है हेनरी फेयल। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मर्चेंट मार्क्स, इसे FM मार्क्स भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 51, किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत प्रचय संलग्न है के रूप में परिभाषित किया? ये क्या था? विल्डावस्की ने।
ये ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट का सृजन करता था? तो वो थे पीटर ए फियर, अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले होगा इसमें अभिभावक नौकरशाही, उसके बाद जातीय नौकरशाही, उसके बाद संरक्षण नौकरशाही और अंत में योग्यता नौकरशाही। अभिभावक, जातीय, संरक्षित तथा योग्यता नौकरशाही, ये FM मार्क्स के उसका वर्णन था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यार्पित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? इसे प्रतिबद्ध नौकरशाही भी कहा गया। ये है इंदिरा गांधी का कथन। प्रश्न संख्या 55, कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? तो 64वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें ये प्रयास किया गया था, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई, जिसके कारण ये सफल नहीं हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, इनके जोड़े मिलाइए। वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में वित्त आयोग का गठन किया गया तथा उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। नगर पंचायत से संबंध है 74वां संविधान संशोधन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का संबंध है बलवंत राय मेहता समिति 1957, और मंडल पंचायत का संबंध है अशोक मेहता समिति से। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर, फिर से वही। किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मचारी बहुधा दोहरे नियंत्रण, प्रशासनिक तथा तकनीकी के अध्याधीन या अधीन होते हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न संख्या 59, ई प्रशासन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन भी कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये लागत दक्ष है, अर्थात इसमें कम खर्च आता है और इसमें समय की बचत भी होती है। इसमें एक बात और भी है, ये पारदर्शी भी होता है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 भी होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन डी सही होगा। ये लागत दक्ष है, कम लागत आती है, पारदर्शिता इसमें होती है, समय की बचत भी होती है और ये अनुक्रियात्मक भी होता है, इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने व्हिस्ल ब्लोअर के संरक्षण की सिफारिश की थी? तो वो था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मार्टिन कापलान ने नहीं की थी? तो एक ध्रुवीय कल्पना उन्होंने नहीं की थी, जबकि इनका षट निकाय दृष्टिकोण है, इसमें इन्होंने 6 प्रकार के दृष्टिकोण की कल्पना की, लेकिन कहीं भी इन्होंने एक ध्रुवीय व्यवस्था की कल्पना नहीं की। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? तो अनुनय विनय करना ये शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है। प्रश्न संख्या 63, 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्जातीय नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसी प्रमुख महाशक्तियों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? तो दोनों ने नाटो की आलोचना की थी। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया? तो वो था इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया था, जिसको इन्होंने आधार नहीं बताया। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, लेकिन इसमें सभी की समान उत्तरदायित्व इसको निर्धारित नहीं किया गया। जो विकसित देश थे इन्होंने इसका लाभ उठाया और जो विकासशील या अल्प विकसित देश थे उन पर कार्बन उत्सर्जन का दोष मढ़ दिया उन्होंने। प्रश्न संख्या 66, वर्ष 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस तथा निम्नलिखित में से किन गणराज्यों को मदद दी गई? तो ये था ओसेटिया और अबखाजिया, दोनों को उन्होंने मदद दी थी। वर्तमान में अफगानिस्तान संकट जो व्यवस्था हुई है, इस समय चल रहा है, वो उससे संबंधित प्रश्न नेट में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार अफगानिस्तान को अवश्य पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 67, समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। तो इसमें समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट के 12 मील तक, और अन्यत्र क्षेत्र जो होते हैं वहाँ से 200 मील तक का क्षेत्र जो होगा वो समुद्री कानून के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 68, भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो ये जाता है, भारत के प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। प्रश्न संख्या 69, सर जॉन चिलकॉट आयोग ने किसे दोषी पाया था? तो 2003 में इराक युद्ध पर उन्होंने जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, उसके आचरण को उन्होंने दोषी पाया था।
प्रश्न संख्या 70, वॉशिंगटन कंसेंसस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था ये नहीं है, बल्कि राजकोषीय अनुशासन है, कर सुधार है, वित्तीय व्यापार उदारीकरण है। वॉशिंगटन जो कंसेंसस है ये व्यापार से संबंधित है, वित्तीय कार्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 71, बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ? तो उन्हें सफल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये खल लिखा है, खल अर्थात ये बुरा हो सकता है, खलू, बुरे तथा विफल राज्यों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, फिर से जोड़े मिलाने हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव ये है 1950 का। स्वेज नहर संकट ये 1956 में हुआ था। इराकी हथियार संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव था वो था 2003 का। और कोसोवो में यूएनए का जो मिशन था वो था 1999 में। प्रश्न संख्या 73, पारंपरिक हथियार कटौती संधि 1990 की है। सामरिक हथियार कटौती संधि 1991, सामरिक हथियार कटौती संधि सेकंड ये 1993 और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। जो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि है इसको CTBT कहते हैं, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जो ऊपर के हैं वो आपका SALT 1 SALT 2 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए? तो केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर जब आक्रमण किया तो अमेरिका ने इस पर ये कार्यक्रम जो थे वो समाप्त कर दिए। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने USSR को दुष्ट साम्राज्य कहा था? तो ये थे रोनाल्ड रीगन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और उन्होंने सोवियत संघ को, जिसको उस समय का तत्कालीन सोवियत संघ था, 1985 के टाइम की घटना है ये, उसे दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। तो प्यारे बच्चों, आपने आज का ये UGC नेट का पेपर देख लिया है एक बार। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आपको लग गया होगा कि ये पेपर इतने आसान या इतने हल्के नहीं है जैसे हमारे साधारण MA या BA के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको BA की सभी किताबें, BA फर्स्ट ईयर की दोनों पुस्तकें, BA सेकेंड ईयर की दोनों, BA फाइनल की दोनों और MA के फर्स्ट ईयर की जो 4 किताबें हैं, MA फाइनल में जो 4 किताबें हैं, सभी किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप नेट से पढ़ते हैं तो नेट में भी कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, तो नेट को पढ़ते समय भी बहुत सावधानी बरतें और जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उन्हें ही पढ़ें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफ्रेशर बुक हैं उनको पढ़ें या UGC नेट की कुछ गाइडें आती हैं उनको एक बार देख लीजिए। अगर किसी किताब में आपको लगता है कि प्रश्नों के उत्तर गलत हैं तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सोच समझ करके उसको पढ़िए। कोशिश कीजिए कि थ्योरी को पढ़िए और तब उसके आंसर को समझने का प्रयास कीजिए। नेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस के कारण समाचार भी देखने होंगे, तो रोज़ अपना एक नियम बनाइए, सुबह या शाम को 1 घंटा रोज़ नियमित रूप से समाचार को सुनिए और उनको अपनी डायरी में नोट करना शुरू कीजिए कि आज की घटना क्या थी, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना हुई। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो वो किस देश गए, वो उस देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ क्यों गए, या अफगानिस्तान संकट इस समय चल रहा है तो अफगानिस्तान में किसने अपना मिशन बंद किया, वहाँ पर कौन प्रधानमंत्री बना, या तालिबान की सरकार है तो वो कब सत्ता में आई, तालिबान की उत्पत्ति कब हुई। इस प्रकार के कुछ आगे पीछे से जुड़े हुए प्रश्नों को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, तो उससे आप शायद UGC नेट का एग्ज़ाम निकालने में सफल होंगे। आपको UGC नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।